कामचोर घर जमाई। माँ, बाबूजी। अरे कविता बेटी, दामाद जी, आइए आइए आइए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। अरे बैठिए दामाद जी, क्या हुआ? बाबूजी, जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, वो डूब गई, इसलिए मेरी नौकरी चली गई। ये बड़ा शहर है तो मैंने सोचा यहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है। अरे बहुत अच्छा सोचा। यहाँ ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको और ज़्यादा तनख्वाह भी। बाबूजी, हम सोच रहे थे कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती हम लोग यहीं घर पर रह जाएं तो। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? ये तुम्हारा ही तो घर है, आराम से रहो बच्चों। जैसे ही तनख्वाह आने लगेगी हम अपना घर ले लेंगे। अरे उसकी चिंता मत करो दामाद जी। और बताओ, गांव में समधी जी और समधन जी सब ठीक तो है ना? जी हाँ, जी हाँ, सब ठीक है। पल के लिए तो मैंने ये सोचा कि नौकरी नहीं है तो गांव चला जाऊं, लेकिन ना कविता को गांव का रहन सहन बिल्कुल नहीं जमेगा और ना मुझे खेती करना है। सही कहा दामाद जी, आपने इतनी पढ़ाई की है तो नौकरी करना ही ठीक रहेगा। अरे दीदी, जीजा जी आप कब आए? बस अभी आए भाई। बेटा आकाश, तुम्हारे जीजा जी हमारे शहर में नौकरी ढूंढने आए हैं। अरे वाह जीजा जी, फिर तो हम दोनों साथ में नौकरी ढूंढेंगे। बेटी और दामाद के घर आने से पूरा परिवार खुश था। विजय को भी ससुराल में खातिरदारी का मजा आ रहा है। अरे दामाद जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, जल्दी से ये खीर खत्म करो चलो। अरे बस मम्मी जी, पेट भर गया। आप ना शर्माओ मत, मुझे पता है कि आपको खीर बहुत पसंद है। एक प्याली और खानी ही पड़ेगी आपको। लीजिए लीजिए लीजिए। दामाद जी, मैंने आपके कमरे में एसी लगवा दिया है, अब आप आराम से सोइएगा। थैंक यू बाबूजी। इस खातिरदारी का मजा लेते लेते विजय आलसी बनने लगा। वो भूल गया कि वो यहाँ आया क्यों था। अरे जीजू, आप अभी तक सो रहे हो? चलिए, हमें इंटरव्यू के लिए जाना है ना। अरे साले साहब, आज मन नहीं है, रात में फिल्म देखते देखते देर हो गई। बाबूजी ने जब से कमरे में टीवी लगवा दिया है ना टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम चले जाओ इंटरव्यू देने। ठीक है जीजा जी। अरे माँ जी, बड़े दिनों से ना पाव भाजी खाने का दिल कर रहा है। ठीक है दामाद जी, शाम को बना लूंगी। आप शाम को पाव ले आना। आकाश को बोल दीजिए ना, वो आते हुए ले आएगा। मैं ज़रा आराम कर लेता हूँ। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। विजय घर जमाई ही बन गया था। उसका साला आकाश, उसे नौकरी भी मिल गई थी और वो नौकरी पर जाने भी लगा था। कविता के माँ बाबूजी को विजय की हरकतें अब खटकने लगी। वो तो लिहाज में कुछ नहीं बोले, लेकिन कविता से नहीं रहा गया। आप आज भी नौकरी ढूंढने नहीं जाओगे? अरे आज कितनी अच्छी फिल्म देख रही है, देखो तुम भी देखो। ये फिल्में तो रोज आती रहेगी, तो क्या जिंदगी भर टीवी ही देखते रहोगे? आपको ऐसा नहीं लगता कि हम माँ बाबूजी पर बोझ बन गए हैं? क्यों, उन्होंने कुछ कहा क्या? वो तो आपका लिहाज करते हैं, कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने तो नौकरी ढूंढने की कोशिश करना भी बंद कर दिया है। बस दिन भर आराम फरमाते रहते हैं और सब पर हुक्म चलाते रहते हैं। अरे जब उनको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या है? और नौकरी मिल नहीं रही तो मैं क्या करूं? नौकरी नहीं मिल रही तो चलो गांव चले जाते हैं। अरे वहाँ क्या करेंगे? ये एसी, ये सारी सुविधाएं और शहर जैसे मॉल, कुछ नहीं मिलेगा। आप खेती में ससुर जी का हाथ बटाना, और वहाँ रहेंगे तो गांव की आदत पड़ जाएगी। तुम रह सकती होगी उस छोटे से गांव में, मैं तो नहीं रह सकता। कल जाऊंगा इंटरव्यू देने। और हाँ, माँ को कहना रात में खाना ना बनाए। मैंने आकाश को कह दिया है छोले भटूरे लाने को। अपनी पत्नी की बातों का भी विजय पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो और बेशर्म होता जा रहा था। अरे बाबूजी। जी बोले दामाद जी। कई दिनों से मैं घर में ही रहते रहते बोर हो गया हूँ। कविता भी परेशान हो रही है। लगता है दामाद जी को समझ में आ गया है। तो मैं ये सोच रहा था कि ज़रा 3-4 दिन कहीं घुमा ले आता हूँ कविता को। अच्छा, तो आप ज़रा हमारे आने जाने का बंदोबस्त करवा दीजिए ना। ठीक है। जब बाबूजी को लगा कि उनका दामाद निकम्मा बनता जा रहा है, अब उन्होंने कविता से बात करने का सोचा। कविता माँ और बाबूजी के कमरे में आती है। माँ, बाबूजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो।
देखो बेटा, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि दामाद जी नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे? ऐसे उनकी आदत खराब होती जा रही है। तुम समझाती क्यों नहीं? माँ, मैं तो समझा समझा के परेशान हो गई हूँ, लेकिन इनके कान पर तो जू भी नहीं रेंगती। वो तो बस ससुराल की खातिरदारी के मजे ले रहे हैं। आप लोग भी तो लगे रहते हैं उनकी सेवा में। बेटा, वो हमारे दामाद हैं, हम उन्हें कुछ कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा ना। तुम्हें कुछ करो। लगता है घी निकालने के लिए अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कविता ने कुछ देर सोचकर अपनी सासू माँ यानी विजय की माँ को फोन लगाया। हेलो, प्रणाम माँ जी। जीती रहे बहू। क्या तुमने विजय की नौकरी लगने की खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है? अरे माँ जी, नौकरी तो तब लगेगी ना जब ये नौकरी ढूंढने जाएंगे। क्या मतलब? तब कविता ने अपनी सास को पूरी बात बताई। क्या? वो नालायक काम ढूंढने के बजाय घर जमाई बन गया है? तुम रुको बहू, उसे सही रास्ते पर कैसे लाना है वो मैं जानती हूँ। अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। कविता का फोन रखकर विजय की माँ ने तुरंत विजय को फोन लगाया। अरे माँ, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ? बेटा, तू नौकरी ना मिलने से परेशान था, इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं। लेकिन पिछले 2 महीने से तेरी बहन विद्या और तेरे जीजा दोनों यहाँ आकर रहने लगे हैं। हैं? अरे लेकिन क्यों? क्या बताऊं बेटा, तेरे जीजा को बिजनेस में नुकसान हो गया, सब बंद करना पड़ा, घर भी बेचना पड़ा, तो वो यहाँ आकर रहने लगे। ना तो काम करने की कोई बात करते हैं, ना बाबूजी का हाथ बटाते हैं। ये क्या बात कर रही हो माँ? और तो और मैं पूरा दिन उनकी खातिरदारी में लगी रहती हूँ। दिन में 4-4 बार उनका खाना बना बना कर मेरे घुटने टूट गए। तेरे बाबूजी बेचारे खेत भी अकेले संभालते हैं, ऊपर से तेरे जीजा को गांव का सामान पसंद नहीं, तो उनके लिए शहर जाते हैं सामान लेने। अरे ये क्या बात हुई? आप दोनों उनकी सेवा में क्यों लगे हो? अब हमारे तो दामाद हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा? तो विद्या को बोलो ना, वो जीजा जी को समझाए। विद्या ने दामाद जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कानों पर तो जू भी नहीं रेंगती। अपने जीजा की हरकतें और अपने माँ बाप की ऐसी हालत सुनकर विजय गुस्से से तमतमा उठा। क्या आदमी है जीजा जी, कोई नया व्यापार शुरू करे और कुछ नहीं होता तो अपने घर जाकर अपने पिताजी की दुकान संभाले। इन्हें शर्म नहीं आती होगी क्या? अपनी बीवी के घर वालों के टुकड़ों पर जी रहे हैं। तू क्या कह रहा है नालायक? तुझे भी कहाँ शर्म आ रही है अपने ससुराल में पड़े पड़े हैं? तू भी तो निखट्टू बनकर वहाँ रह रहा है ना, बेशर्मों की तरह। नौकरी ढूंढता नहीं, रात दिन बस ऐश कर रहा है ससुराल में। नौकरी नहीं मिल रही तो घर आकर खेती क्यों नहीं करता? सुन, विद्या यहाँ नहीं आई है। ये कहानी मैंने बनाई ताकि तुझे अपनी गलती खुद समझ में आए। अब भी नहीं समझा तो दुनिया तुझे निकम्मा घर जमाई कहकर बुलाएगी, समझा? माँ का फोन रखकर विजय किसी से बिना कुछ कहे घर से निकल गया और शाम तक नहीं लौटा। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए? फोन भी नहीं उठा रहे। अरे कहीं समधन जी ने कुछ ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना दामाद जी को? अरे कहीं ये चले तो नहीं गए? कहाँ चले गए थे आप? और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन उठा लेता तो तुम्हें मिलकर खुशखबरी नहीं दे पाता ना। कैसे खुशखबरी दामाद जी? सबसे पहले आप लोग अपना मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए मिठाई। दामाद जी, अब तो बताइए क्या खबर है? मुझे आकाश की कंपनी में नौकरी मिल गई है और एडवांस बोनस भी मिला है। उन्हीं पैसों से मैं आप सबके लिए मिठाई लाया हूँ। और जीजा जी ने किराए पर घर भी देख लिया है माँ। हाँ जी, हम कल ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे दामाद जी, इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ बाबूजी, देर कर दी मैंने। पता नहीं कैसे मैं आपकी मेहमान नवाजी को अपना अधिकार समझ बैठा और अपने लक्ष्य से भटक गया। बाबूजी, माँ जी, आकाश और आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैंने आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया। अरे अरे दामाद जी, ऐसा मत कहिए। अच्छी बात यह है कि आप फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए। और कविता, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। तुमने माँ को सब बताकर बहुत अच्छा किया। माँ ने मेरी अकल ठिकाने पर लगा दी और देखो, पहले से कई ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी भी मिल गई। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि किसी की नज़रों में आपकी इज्जत कम हो। लो चलो, अपने घर चलने की तैयारी करते हैं। इस तरह कविता की समझदारी से विजय सही रास्ते पर लौट आया और दोनों ने मिलकर अपना नया घर बसाया।